नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज का डेट है 10 जून 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के सोर्सेज में हम लोग असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज़ को यहाँ पर फोकस करने वाले हैं दोस्तों, जिसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में आपको लगा दिया जाएगा। आप वहाँ से प्लीज़ डाउनलोड ज़रूर से कर लीजिएगा। एडमिशन्स के लिए भद्रा इस अकेडमी में आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट को भी लॉग इन कर सकते हैं www.bhadraisacademy.in। चलिए यहाँ पे सबसे पहला न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों, द हिंदू से लिया गया है। बिम्स्टेक के रिलेटेड न्यूज़ है। एक्चुअली देखिए जून 6 में ऑफ कोर्स 25th ईयर ऑफ दिस 1997 का बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन हुआ था, जिसके थ्रू बिम्स्टेक की नींव रखी गई थी। जी हाँ दोस्तों, पहले जो था ना बिम्स्टेक नहीं था, पहले था बिस्ट ईसी, है ना। अच्छा, कौन कौन कंट्रीज़ थी देखो, एक थी बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ये 4 कंट्रीज़ थी पहले, लेकिन ठीक है बाद में दैट इज़ 3 कंट्रीज़ का एडिशन हुआ। पहला है नेपाल, भूटान और म्यांमार। इन नाम को ज़रूर से याद रख लीजिए, लेकिन ठीक है। और जब इनका एडिशन हुआ ना, तब इसका नाम चेंज होकर हो गया बिम्स्टेक, है ना। की अचीवमेंट अगर इस ओवरऑल देखो 25 साल हो गया यार, तो 25 साल में क्या क्या अचीव किया इस ऑर्गेनाइजेशन ने। देखो पहली बात तो कॉपरेशन, वेरियस सेक्टर में कॉपरेशन इन्होंने किया है ना। और जिसमें कुछ कुछ तो ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर एक कोई पर्टिकुलर कंट्रीज़ को लीडरशिप रोल दे दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, तो उसमें इंडिया को लीडरशिप रोल दे दिया गया, ठीक है। तो वैसे ही डिफरेंट अदर सेक्टर्स ऑफ कॉपरेशन है ना, जो कि बिम्स्टेक कंट्रीज़ के बीच में किया जा रहा है। तो उसमें अलग अलग कंट्रीज़ को अलग अलग सेक्टर में असाइन किया गया है लीडरशिप रोल, जिसमें इससे क्या हो रहा है ना, दैट कोई पर्टिकुलर सेक्टर को कोई पर्टिकुलर कंट्री ज़्यादा फोकस कर रहा है, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो दूसरों देशों के साथ शेयर किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला ना, दैट इंडिया में फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छे से किया जा रहा है, तो उसकी जो एक्सपर्टाइज है वो इंडिया दूसरे अदर कंट्रीज़ के साथ शेयर कर रही है। इट हैज़ टेकन मेजर्स टू स्ट्रेंथन द सेक्रेटरीट एज वेल, और मेक श्योर किया जा रहा है दैट अलग अलग कंट्रीज़ के सेक्रेटरी को प्रॉपरली अगर पर्सनल की सपोर्ट भी चाहिए वो भी ज़रूर दे। यही नहीं, ग्रुपिंग ने एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस देखा है इन वेरियस एक्टिविटीज़ जो कि सबको मिलकर एक साथ किया है, जैसे टेररिज्म कॉम्बैटिंग, फोर्जिंग सिक्योरिटी कॉपरेशन एंड क्रिएटिंग मैकेनिज्म एंड प्रैक्टिसेस, जिससे बेटर तरीके से मैनेज किया जा सके ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ। नाउ सवाल ये भी होता है दैट ये रीजन एज अ होल मैटर क्यों करता है भैया इंडिया के लिए। क्योंकि देखो इंडिया के लिए नहीं, पूरा दुनिया के लिए इसलिए भी मैटर करता है क्योंकि दुनिया का 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन, अराउंड 22% ऑफ दुनिया का पॉपुलेशन जो है ना, वो बिम्स्टेक कंट्रीज में रहती है, जिनका कंबाइंड जीडीपी देखोगे $2.7 ट्रिलियन, विच इज़ अगेन ह्यूज, राइट। इनफैक्ट ये एक ऐसा रीजन है ना जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है, और वो भी अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज। इसीलिए यहाँ ये रीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। कुछ कुछ चैलेंजेस ज़रूर है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। वो क्या चैलेंजेस क्या क्या है देखो, अभी इतना साल हो गया, राइट, अभी तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कोई इन देशों के बीच में ऐसा साइन नहीं हुआ है लार्जर एंगल में, ठीक है। सिर्फ लिमिटेड ही प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी। देखो क्योंकि कनेक्टिविटी एक ऐसा सेक्टर है ना जो कि अगर हम बिम्स्टेक के थ्रू एक्सप्लोर करें दोस्तों, तो हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना वो तो सर्व हो ही रहा है, बट साथ ही साथ हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफीज है, जहाँ पर कनेक्टिविटी के कारण प्रॉपरली डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हमें नहीं देखने को मिल रहा है, उस रीजन में फ्यूचर में डेवलपमेंट भी प्रॉपरली लाया जा सकता है, राइट। इसलिए द मूवमेंट इज टुवर्ड एस्टेब्लिशिंग द बिम्स्टेक डेवलपमेंट फंड, और ये भी काफ़ी ज़्यादा मिनिमल है। अभी तक कोई बिम्स्टेक डेवलपमेंट फंड जिसके बारे में बात ज़रूर किया जा रहा है दैट हाँ एक कॉमन फंड की गठन की जाएगी, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है। वैसे इनमें अब कंट्रीज तो आपको पता चली गया कौन कौन कंट्रीज़ है, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, उसके बाद म्यांमार और थाईलैंड रहती है, ठीक है। अब ये इंडिया के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, देखो क्लियरली लिखा हुआ है एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर। पहले तो ये एक ऐसे रीजन है ना जो क्या इकोलॉजीज़ को कनेक्ट करती है, सिर्फ लाइक माइंडेड कंट्रीज़ ही नहीं, बल्कि ये रीजन आपको पता होना चाहिए एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन है, ठीक है। तो वो पूरे रीजन को तो ये कवर करती है ना जी, और अनडाउटेडली एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है जो कि अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, और वो पोटेंशियल क्या है, रिलेटेड टू स्ट्रॉन्गर कनेक्टिविटी बिटवीन दीज कंट्रीज। नेक्स्ट,
नेक्स्ट दोस्तों न्यूज़ यहाँ पर आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को के रिलेटेड है। नाउ आरबीआई इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आरबीआई इंश्योर करती है देश के मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम आउट करने। इनफैक्ट आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसको फ्रेम करती है। बट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी आप इकोनॉमी पढ़िएगा ना, इकोनॉमी के क्लासेस कीजिएगा, दो टाइप ऑफ पॉलिसीज होता है। एक है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी की अगर बात करें तो वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। बट मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अगर बात किया जाए तो यह किसके द्वारा, यह आरबीआई के द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, एग्जाम रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से GS3 इंडियन इकोनॉमी के इस टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं ना। देखा जा रहा है दैट एकोमोडेटिव पॉलिसीज जो हमारे देश में लागू किया गया था पोस्ट कोविड, अभी उसको धीरे धीरे विदड्रॉ किया जा रहा है ना। एकोमोडेटिव पॉलिसी होता क्या है, देखो बेसिकली क्या होता है ना, अब कोविड आया था 19, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। पूरे देश का इकोनॉमी चरमरा गया था कोविड के बाद, है ना। उसके बाद रिकवरी ज़रूर हो रहा था, बट वी शेप्ड रिकवरी नहीं हुआ, के शेप्ड रिकवरी हुआ। दैट इज़ जैसे कोविड आया, ठीक है, तो हमारा इकोनॉमी धड़ाम से गिरा। अब उसके बाद इकोनॉमी रिवाइंड ज़रूर किया, बट एक पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ही रिवाइंड किया। एक ऐसा सेक्टर है जो कि अभी भी नीचे ही जा रहा है, इसीलिए इसको जो है ना के शेप्ड रिकवरी हम लोग कहते हैं। देख लो के बन रहा है ना, इसीलिए। एनीवेज सवाल होता है दैट ये एकोमोडेटिव पॉलिसी लाया क्यों गया था, क्योंकि देखो ये जो गिरा ना, जैसे अगर सोचो देश की इकोनॉमी ऐसे बढ़ रही है, अचानक से कोविड आ गया, धड़ाम से गिरा, तो जैसे गिरा तो ऑफकोर्स सरकार को डर लग गया। अभी अगर ऐसे गिर जाए तो पूरा दुनिया में गंदा तरीके से रिसेशन आएगा और गंदे तरीके से वाट लग जाएगी पूरे दुनिया की इकोनॉमी की। ठीक है, इसलिए खर्चा करो जितना ज़्यादा। हर देश की सरकार ने पूरा पैसा झोंक दिया मार्केट में, है ना। इतना पैसा डाला जिससे लोग चीज़ों को खरीदे, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़े, राइट, डिफ्लेशन ना हो जाए। ठीक है, यही डर था और इस डर को काबू करने के लिए बेसिकली हर एक देश, ज़्यादातर देश एकोमोडेटिव पॉलिसीज़ ले आती थी। एकोमोडेटिव पॉलिसीज़ होती क्या है, देखो ये वो ऐसी पॉलिसीज़ है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ है, जिसके तहत क्या होगा ना दैट जनता के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। इनफैक्ट उनको खर्चा करने के लिए ज़्यादा पैसे उनके पॉकेट में मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता था, रेपो रेट को घटा दिया गया था, बहुत दिनों तक एक ही रेपो रेट रखा गया, बहुत कम लेवल में, राइट। अब रेपो रेट आपको देखो, अगर आरबीआई कम कर दे तो इसका मतलब क्या, दैट बैंक जो कमर्शियल बैंक है वो सस्ते दामों में ज़्यादा लोन लोगों तक पहुंचा पाएगी। क्यों, क्योंकि आरबीआई से उसको कम दामों में लोन मिलता है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपको जो लोन मिलेगा वो भी तो सस्ते दामों में ही ना मिलेगा जी, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी बोला गया है। ठीक है, तो अभी तक तो अकोमोडेटिव पॉलिसीज था, बट इससे क्या हो गया ना दैट इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया। अब इन्फ्लेशन भी एक लेवल के ऊपर जाने से तो फिर मुश्किल है ना जी। इनफैक्ट हमने तो कुछ दिन पहले ही आर्टिकल डिस्कस किया था जहाँ पे हम लोगों ने बोला था ये कंडीशन इन्फ्लेशन का भी नहीं, इनफैक्ट स्टैगफ्लेशन का है, जहाँ पर ग्रोथ घट रहा है बट वहीं पर इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, तो एकोमोडेटिव पॉलिसीज को अभी हमें डू अवे देखने को मिला जा रहा है। क्यों, क्योंकि आरबीआई जो ये रेपो रेट है ना वो धीरे धीरे बढ़ा रही है, समझ रहे हो बात। अब ये अगर बढ़ गया मतलब बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स को जो है महंगे दामों पे लोन मिलेगा आरबीआई से। मतलब उनको अगर महंगा मिलेगा तो आपको भी, तो वो अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर से ही ना लेगी जी, कोई भी कमर्शियल बैंक, तो वो आपको भी महंगा लोन देगी, है ना। आपको भी अगर लोन महंगा, सोचो कल को आपको 100 रुपये मिल रहे थे, 100 रुपये का लोन लिया था और उसमें मात्र 103 रुपये आपको देने पड़ रहे थे। बट अभी अगर आप 100 रुपये का लोन ले रहे हो और 107 रुपये अगर आपको देने पड़े तो आपके पॉकेट में तो भारी पड़ जाएगा ना जी। इसीलिए कहीं ना कहीं इससे इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं काबू में आता है ना। सवाल होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। आरबीआई हैज़ अ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसका काम है फ्रेम आउट करना पॉलिसी, वेरियस पॉलिसीज रिलेटेड टूल्स रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ इसको इंस्टीट्यूट किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है एमपीसी का, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। देखो मेन फंक्शंस अगर देखोगे तो इसका काम है डिसाइड करना डिफरेंट पॉलिसीज रेट, जैसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, देन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये सब रेट्स इसका फिक्स करना है। नेक्स्ट
कंपोजिशन क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का? देखो कंपोजिशन की अगर बात करें तो कमेटी के 6 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर्स में गवर्नमेंट जो है 3 को नॉमिनेट करती है और बाकी 3 जो है वो ऑफकोर्स आरबीआई के से ही आता है, राइट। अदर 3 मेंबर्स वुड बी फ्रॉम आरबीआई, जिसमें आरबीआई गवर्नर भी होता है, और आरबीआई गवर्नर जो होता है वो इस मॉनेटरी पॉलिसी के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है ना। सवाल होता है ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, तो इनका क्या कुछ फ़ायदा है क्या? देखो एज सच तो कुछ फ़ायदा नहीं है, मतलब फ़ायदा तो ऑफकोर्स है, या पोजीशन है ऑफकोर्स, बट इनका रोल क्या कुछ डिसाइडिंग फैक्टर के लिए आता है? जी हाँ आता है, पर वो क्या है? देखो वैसे तो 6 मेंबर्स है, दैट इज़ 3 सरकार की है, 3 आरबीआई की है, राइट। तो अल्टीमेटली डिसीजन जो है वो ऑफकोर्स सबका मेजॉरिटी वोट से ही लिया जाता है, ठीक है। बट बाई चांस सोचो कुछ एक ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पर वोट टाई हो गया, दैट इज सरकार वाले 3 बंदे जो है वो लोग अलग बोल रहे हैं, बट ये लोग 3 अलग बोल रहे हैं, तो उस केस में आरबीआई गवर्नर डिसाइड करेगी दैट क्या होना चाहिए। मतलब उस केस में आरबीआई गवर्नर के पास एक वीटो आ जाता है। समझ रहे हो बात? इन केस ऑफ टाई, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट दोस्तों 2 टाइप के होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, एक होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में डायरेक्ट एक्शन है ना, चेंज इन मार्जिन मनी, उसका मोरल सुएशन, ये सब चीज़ें आते हैं। वैसे ये सब आप खुद पढ़ते होंगे, एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली मेंशन भी है, ठीक है। वैसे लिस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स अगर देखोगे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया, GS3 पर्सपेक्टिव से डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे लिथियम की। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंडस्ट्री जो है ना बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा है दुनिया भर में, है ना, और उसके साथ लिथियम का भी डिमांड बढ़ता जा रहा है ना। क्यों लिथियम का डिमांड बढ़ रहा है भाई, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, जब लिथियम के बारे में पढ़ेंगे। बट अभी लिथियम ये एक इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ना, अगर कहा जा रहा है, एस्टिमेट लगाया जा रही है दैट अगर इसको इंटायरली लिथियम का ओर अगर हम अफ्रीकन माइन से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये बिल्कुल सफिशिएंट होगा आने वाले समय में दुनिया भर में जो लिथियम आयन बैटरीज की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने में। मतलब क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं दैट इनडायरेक्टली अफ्रीकन रीजन में बहुत ही ज़्यादा लिथियम रिसोर्स है जो कि अभी भी अनटैप्ड है? जी हाँ, एब्सोल्युटली राइट। और उसको फ्यूचर में टैप किया जा सकता है, एब्सोल्युटली किया जा सकता है ना। सवाल होता है लिथियम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये एक सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन यह लाइटेस्ट मटेरियल भी है एंड इट इज़ द लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट। इनफैक्ट इट इज़ हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और बहुत फ्लेमेबल भी होता है, एंड इसीलिए इसको मिनरल ऑयल में स्टोर किया जाता है। ये एक एल्कली मेटल है और एक रेयर मेटल भी है। इनफैक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ अगर देखेंगे लिथियम का तो इसका अनडाउटेडली हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जो क्या कोई भी एनी सॉलिड एलिमेंट का होता है। लिथियम्स सिंगल बैलेंस इलेक्ट्रॉन अलाउज इट टू बी अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनफैक्ट ये फ्लेमेबल भी होता है और यह एक्सप्लोड भी हो सकता है अगर आप इसको एयर या फिर वाटर में खुला छोड़ दे तो, ठीक है। इसका यूजेजेस क्या है? ऑफ कोर्स आने वाले जो नए टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं उनमें इसका बहुत ज़्यादा यूजेजेस देखा जाता है, बट यही नहीं, सिरामिक, ग्लास इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। सबसे मेन यूजेज जो है वो तो लिथियम आयन बैटरीज बनाने में, राइट, ल्यूब्रिकेटिंग ग्रीस, उसके बाद हाई एनर्जी एडिक्टिव इन रॉकेट प्रोपेलेंट्स, राइट, ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर्स फॉर मोबाइल फोन्स, राइट। तो ये सब कुछ चीज़ें की जाती है। इनफैक्ट इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ कन्वर्टर टू ट्रिटियम, used as a raw material for thermonuclear reactions in fusion reactions। एक दोस्तों ये आर्टिकल जब मैं पढ़ रहा था ना, एक प्रॉपर टर्म था, और इस टाइप का टर्म जो होता है ना वो यूपीएससी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आई कैन नॉट टेल अबाउट एपीएससी क्योंकि आई डोंट नो दैट इतना टफ क्वेश्चन एपीएससी पूछेगा क्या नहीं आपसे, क्योंकि पिछले बार का जो एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने देखा था उससे तो फिर मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत लो हो गई थी। बट आने वाले यू नेवर नो, राइट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अगर इजी आ गया फिर तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रखो। प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंसेस ये होते क्या है? देखो
हमारे देश में एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 है, ठीक है। उसके अंडर एक प्रोविज़न है प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंसेस का। प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंसेस होते क्या है? देखो, अगर कोई थर्मोन्यूक्लियर एप्लीकेशंस में अगर कुछ इंपॉर्टेंट मेटल है तो उसको हम लोग प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंसेस के अंडर कैटेगराइजेशन में रख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दैट वो वाला सब्सटेंस जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा बोल सकती है दैट इट मे बी यूज फॉर द प्रोडक्शन और यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी। मतलब इतना इंपॉर्टेंट वो एलिमेंट है जिसको हम लोग एटॉमिक एनर्जी के यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर यू नो रिलेटेड मैटर्स के लिए, राइट, और रिसर्च इनटू द मैटर्स कनेक्टेड देयर विद इंक्लूडिंग यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, बेरिलियम, ड्यूटेरियम। ये सारे जो है एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंडर जो प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस लिस्ट है उसके अंदर आते हैं, राइट। समझ रहे हो बात, है ना? तो ये चीज़ ज़रूर से हम लोग ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट द हिंदू से दोस्तों ये लिया गया था रिगार्डिंग कॉमन सर्वे, जिसके थ्रू काउंट किया जाएगा एलिफेंट्स और बड़े बड़े कैट्स को, जिसमें लायन, टाइगर, ये सब कुछ आता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जा रहा है इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर दे विल प्रेजेंट ए यूनिफाइड काउंट ऑफ टाइगर, लेपर्ड, उसके बाद एलिफेंट्स, वो भी अक्रॉस द कंट्री। ना सवाल होता है दैट ठीक है, आप एक साथ सबका काउंट करोगे तो क्या अभी तक नहीं करते थे क्या? नहीं, अभी तक नहीं हुआ जाता था, अभी तक अलग अलग होता था, बट अभी एक बार में होगा। अभी तक क्या होता ना, जैसे टाइगर का काउंट किया जाता था ना, हर 4 साल में किया जाता था, एलिफेंट का काउंट हर 5 साल में, ये सब तो खैर आपने पढ़ा ही होगा, बट अभी एक साथ किया जाएगा। गिवन द 90% ऑफ एरिया जो देश में है ना, 90% एरिया ऐसा है जो क्या एलिफेंट एज वेल एज टाइगर दोनों के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है, एक ही जगह में रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप काजीरंगा चले जाओ, राइट, वहाँ पर भी आपको टाइगर और एलिफेंट एक साथ मिल जाएंगे। अब आप खुद सोचो, एक साथ अगर इसका काउंट होगा तो खर्चा बच जाएगा ना सरकार का, है ना। ऑल्सो हेड काउंट मेथड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सोलीट हो चुका है, क्योंकि उसमें डबल काउंट भी हो जाता था, इसलिए भी नए मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है। नाउ हाउ आर दे काउंटेड करंटली? देखो, करंटली टाइगर की अगर बात करें तो टाइगर सर्वे जो है वंस इन एवरी 4 ईयर किया जाता है, और एलिफेंट सर्वे वंस इन एवरी 5 ईयर, मैं तो पहले ही बता दिया। 2006 से अगर देख लीजिएगा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, इनको एफिलिएशन मिला हुआ था एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल बनाने को, जिसके थ्रू यह टाइगर एस्टिमेट को देखते थे दुनिया, मतलब देश भर में, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन द साइटिंग इन द कैमरा ट्रैप्स एंड इनडायरेक्ट एस्टिमेशन मेथड, टाइगर्स जो है अभी तक काउंटेड किए जाते थे। यही नहीं, एलिफेंट की अगर बात करें तो एलिफेंट लार्जली रिलाई ऑन द स्टेट डायरेक्टली काउंटिंग द नंबर्स एलिफेंट, क्योंकि बड़े बड़े होते हैं यार, इसको तो आराम से काउंट किया जा सकता है, ठीक है। इन रिसेंट ईयर टेक्निक जैसे एनालाइजिंग द डंग सैंपल, मतलब एलिफेंट का जो गोबर होता है ना, उस गोबर के सैंपल्स को एनालाइज करके, तो ये सब नए नए टेक्निक्स है यार, है ना। तो एनीवेज इसके थ्रू बेसिकली एलिफेंट्स को काउंट अप किया जाता था ना। नंबर्स की अगर बात करें दोस्तों, तो इंडिया में अगर टाइगर्स की संख्या देखें तो अराउंड 3000 से थोड़ा कम है, वहीं पर अगर एलिफेंट्स की संख्या देखें तो अराउंड 30,000 से थोड़ा कम है, ठीक है। एफर्ट्स क्या क्या लगाए जा रहे हैं एलिफेंट और उनके कॉरिडोर को पूरे देश भर में सेव करने के लिए? तो देखो दोस्तों, 2017 को जो है ना, वर्ल्ड एलिफेंट डे के ओकेजन में एक यात्रा लॉन्च किया गया था, जिसको हम लोग कहते थे गज यात्रा। नेशन वाइड कैंपेन था, जिसका मेन एम था दैट दुनिया को, मतलब देश को सेंसिटाइज करना दैट एलिफेंट कितना इंपॉर्टेंट है, इनको कैसे हमें बचाना चाहिए। तो वही चीज़ है, इस कैंपेन के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट किया गया था बेसिकली एलिफेंट कॉरिडोर्स के रिलेटेड, जिससे इंश्योर किया जा सके आने वाले समय में दैट लोग अगर उस कॉरिडोर से गुजर रहे हैं और बाई चांस आपके गुजरने के समय ही एलिफेंट बीच में आ गया, तो आप रुक जाओ, उनको जाने दो, राइट। ये टेरिटरी उनका है, आपका नहीं है, ठीक है। बट आपको जाने इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यस यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो द they are also the one who own that place, right? So let's give them respect, है ना। एशियन एलिफेंट्स की अगर बात करें तो ये इंडेंजर्ड है दोस्तों IUCN रेड डेटा लिस्ट में। मोर देन 60% ऑफ दुनिया का जो एलिफेंट है ना पॉपुलेशन, वो इंडिया में ही पाया जाता है, सोचो। इनफैक्ट एलिफेंट ये हमारे देश का नेचुरल हेरिटेज एनिमल भी है, याद होना चाहिए, ये सब कॉमन चीज़ है। नेक्स्ट दोस्तों न्यूज़ द हिंदू से लिया गया है रिगार्डिंग यमुना रिवर पॉल्यूशन को रिलेटेड। देखो एक्चुअली बहुत सारे एक्टिविस्ट है ना, वो कुछ
सरकार से डिमांड कर रहे हैं कुछ कुछ मेजर्स लेने को जिससे यमुना को बचाया जा सके ना। बचाया जा सके? क्या यमुना खतरे में है? जी हाँ, खतरे में है ना। पहले तो देख लेते हैं डिमांड्स क्या क्या एक्टिविस्ट के द्वारा किया जा रहा है। ये लोग बोल रहे हैं, देखिए भाई, आप ताजमहल के जो पीछे यमुना बह रही है ना, वहाँ पे एक रबर चेक डैम लाओ ना। रबर चेक डैम क्या होता है मैं बताऊँगा, डोंट वरी, मैंने किया हुआ है ना। वो डैम सी होता है काइंड ऑफ, मैं बताऊँगा क्या होता है, ठीक है, उसको बाद में बताते हैं, है ना, जब इसको ख़त्म कर लेंगे। बट अभी देख लीजिए और क्या क्या बोला है इन्होंने। बोला है दैट पुराने जो एग्रीमेंट्स है ना, आप उसको रिविजिट कीजिए और मेक श्योर कीजिए कुछ कुछ ऐसे स्ट्रिंजेंट एक्शंस लीजिए जिससे यमुना को साफ़ किया जा सके फ्यूचर में। फ्रेम कीजिए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल रिवर पॉलिसी और कॉन्स्टिट्यूट कीजिए सेंट्रल रिवर अथॉरिटी फॉर मैनेजमेंट ऑफ ऑल बिग रिवर्स इन द कंट्री। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको करनी है ना। यमुना इतनी पोल्यूटेड क्यों है भाई? क्योंकि देखो दिल्ली और आजू बाजू से जितने सारे इंडस्ट्रीज़ है उसके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स प्रॉपरली नहीं है, तो पॉल्यूटेंट्स को डायरेक्टली ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इश्यूज़ है इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो किया जाता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके रन ऑफ का पानी डायरेक्टली रिवर में जाता है, उसको पॉल्यूट करता है। एग्रीकल्चर वेस्ट, पेस्टिसाइड्स डिस्चार्ज हरियाणा फील्ड्स में, वो बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूटर है फॉर द यमुना पॉल्यूशन, राइट। इनफैक्ट लो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो जो है उसके कारण भी पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, अगर ज़्यादा पानी होता ना तो पानी डाइल्यूट हो जाता, समझ रहे हो, मतलब वो पॉल्यूटेंट डाइल्यूट हो जाता है। बट अगर कम पानी है और पॉल्यूटेंट ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन जो है ना, लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन दैट यमुना रिवर, वो बहुत बढ़ जाता है, समझ रहे हो, इसलिए वो पॉल्यूटेड दिखता है हमें। यमुना रिवर की अगर बात करें तो अनडाउटेडली हमें पता है दैट ये रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। चलो एक काम करो दोस्तों, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए ना। एक देखो, कोई भी अगर रिवर होता है उसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होता है, राइट, और एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होता है ना। आप मुझे ये बताइए दैट यमुना जो रिवर है वो रिवर गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है? ठीक है, ये मैं वेट करूंगा ज़रूर। एनीवेज, यमुना ओरिजिनेट्स इन यमुनोत्री ग्लेशियर नियर बांदेरपुर पीक्स। इनफैक्ट ये क्वेश्चन आया भी हुआ है यूपीएससी में 2020 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछा गया था इसमें, है ना। एनीवेज, इट मीट्स गंगा कहाँ पर? प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में। एंड इसके ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है भैया यमुना के? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारे जो है यमुना के ही ट्रिब्यूटरी है। नाउ अब देख लेते हैं रबर चेक डैम क्या होता है। देखो ये क्या होता है ना, देख लो ये एक वाटर फ्लो है, यहाँ से यहाँ पानी फ्लो कर रही है। अब बीच में जो है ना ये बलून टाइप का एक रबर होता है बेसिकली, है ना। अब रबर को फुला दिया जाता है। अगर आप फुला दोगे तो वो बलून बन जाएगा, है ना। मतलब अगर फुला दोगे तो क्या यहाँ का पानी इधर जा पाएगा? नहीं, राइट। बट वहीं पर अगर आपको इसको डिफ्लेट कर दो, सोचो फुला हुआ है, उसको एकदम नीचे एकदम पुश करके हवा निकाल दो सारा, तो क्या होगा? आराम से पानी इधर से इधर जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हवा भर के, हवा निकाल के आप फ्लड को कंट्रोल कर सकते हो, पानी को कंजर्व कर सकते हो और रेगुलेट कर सकते हो वाटर के फ्लो को। इसीलिए इसको रबर चेक डैम्स कहते हैं, समझ गए बात। जब इसको इन्फ्लेट किया जाता है तो ये एज अ चेक डैम काम करता है, जब इसको डिफ्लेट किया जाता है तब ये फ्लड मिटिगेशन की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ लिया गया है। GS3 एग्रीकल्चर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। यूनियन कैबिनेट ने हाइक किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ कुछ खरीफ क्रॉप्स। नाउ मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है और कौन कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं जिसको MSP के अंडर लाया गया है, वो सब हम आज के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, MSP पता ही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नाउ ये होता क्या है? फॉर एग्जांपल आप किसान हो, राइट, आपने इन्वेस्ट किया 10,000 रुपये, ठीक है, खेती करने में, बट आपको रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 50,000 रुपया हो जाए, बट वो 50,000 नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो बिचौलिए है ना वो आपसे कम दामों में खरीद रहा है, वो आपको 50,000 रुपये नहीं देना चाहता है, वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, नहीं भाई अगर 25,000 में दोगे तो दो, नहीं तो जाओ, है ना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप तो मजबूरी में आप बेच लीजिएगा ना, और आप अगले बार क्या सोचिएगा, अरे भाई हम वो क्रॉप नहीं उगाएंगे, उसमें बहुत कम पैसा मिलता है। ठीक है, यही सोचिएगा। चलो अब देखो होता क्या है, मैं ये बता रहा हूँ। सरकार MSP घोषित कर देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इससे क्या हो गया? सरकार ने पहले ही किसान को बोल दिया, देखो भाई अगर आप कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप उगाओगे वो मैं मिनिमम तो आपको इतना पैसा दूंगा ही खरीद कर। मतलब किसान सोच लेती है, चलो भाई इसमें अगर 10,000 रुपया खर्चा करूँ तो सरकार तो मेरे को 45,000 देगी ही, है ना,
और देखेंगे बाद में, अगर डोमेस्टिक मार्केट में बेच सके, ज़्यादा पैसा मिला तो डोमेस्टिक मार्केट में बेच देंगे, नहीं तो सरकार तो खैर है ही, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, ये एश्योरेंस जो होता है ना एमएसपी के थ्रू, ये बहुत ज़्यादा मददगार होता है किसानों के लिए कोई भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो एमएसपी वही होता है, ये एक रेट है जिसमें गवर्नमेंट परचेज करती है क्रॉप्स डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर। इनफैक्ट इसको रिकमेंड किया जाता है एमएसपी को सीएसीपी, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा, है ना। एंड सीएसीपी इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये मैंडेट करती है 14 क्रॉप्स को खरीफ सीजन, 6 क्रॉप्स रवि सीजन का और 2 क्रॉप्स कमर्शियल क्रॉप्स का होता है, ठीक है। In addition, MSP of Toria and dehusked coconut are fixed on the basis of MSPs of अलग अलग थिंग्स। एनीवेज चलो मेन क्रॉप्स देख लेते हैं पहले, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरियल्स के 7 क्रॉप्स है जिसमें पैडी, वीट, बार्ले, ज्वार, बाजरा, मागी, मेज, रागी है, ठीक है। पल्सेस के 5 टाइप्स हैं जिसमें ग्राम, अरहर, तूर, मूंग, उड़द, लेंटिल आते हैं। ऑयल सीड्स 8 टाइप के हैं जिसमें ग्राउंडनट, रेप सीड, मस्टर्ड, तोरिया, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सीसम, सनफ्लावर सीड एंड नाइजर सीड आती है। रॉ कॉटन आता है, रॉ जूट, कोपरा, डीहस्क्ड कोकोनट जो कि हम लोगों ने पढ़ा भी, शुगर केन जिसमें फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइसेस फिक्स किया जाता है, इसमें एमएसपी नहीं होता शुगर केन में, ठीक है, इसमें एफआरपी होता है, ठीक है। एंड वर्जीनिया फ्लू क्योर्ड टोबैको। एनीवेज दोस्तों आज के एमसीक्यूज में आता है, बट पहले तो कल के एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। 3 एमसीक्यूज आपको पूछे गए थे आईटी रूल्स के रिलेटेड, का आंसर था सी ऑप्शन, ठीक है। दूसरा था एमटीसीआर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप वॉसेनार अरेंजमेंट, तो तीनों के तीनों में बेसिकली इंडिया का भागीदारी है, तो डी वाज द करेक्ट आंसर। और ग्रीन जॉब्स के बारे में तो मैंने बोला था, उसमें भी डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस जो हमने देखा था वो था सी डी डी, जिसमें सी डी डी सी डी डी सी डी डी। अच्छा रंजन डेका आपने सिर्फ बी किया यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, देख लेना, है ना। सी डी, अच्छा इन्होंने सी ऑप्शन लिखा ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। NASP 2020 is an enhanced safety round which is a major concern. We are danger to accident. Yes, absolutely. This is true तेजो मैं। वेरी गुड। ये अलग अलग अपना ज्ञान आप लोग भी बांटिए। देखिए जैसे डिफरेंट अदर स्टूडेंट्स को मैंने कुछ दिनों से देख रहा हूँ, हाँ सब कोई अपना अपना चीज़ों को बांट रहे हैं, राइट। तो कुछ अगर आपको भी अगर ऐसा लग रहा है दैट यस दैट पॉइंट कैन बी टेकन, दैट पॉइंट कैन बी डिस्कस्ड इन द क्लास, सो प्लीज़ write that in the comment section, we'll surely discuss that up, right? Anyways आज के questions में तो आ जाते हैं। Consider the following statement। पहला, lithium is hard silvery white metal। दूसरा, under standard condition it is lightest metal and lightest solid element। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 only, 2 only, both, none, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट, बिम्स्टेक इंक्लूड्स मालदीव्स, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो चूज द करेक्ट answer using the code given below, 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, both, sorry all of the above। next question, consider the following statement। पहला स्टेटमेंट है रिवर यमुना originates near बांदरपुंज peaks। दूसरा, it meets गंगा at संगम in प्रयागराज। which of the above statement is correct, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, we will be waiting for your class for your answers of course, for your responses। and regarding different other कुछ दोस्तों ऐसे current affairs है which will be covered in later classes, right, because of the shortage of time। anyways we'll be surely discussing that as well। so this was all about the discussion for today's class। मिलते हैं next class में, till then bye bye, take care and thank you guys, thank you for listening to the whole video, thank you very much।